नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस के गोयल गोयल हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ, जो कि एक 50 बेड का हॉस्पिटल है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और NABS थर्ड एडिशन से रजिस्टर्ड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिशर इनेनो की सर्जरी कैसे की जाती है। जैसा कि पूर्व मैंने बताया कि फिशर इनेनो ऐसी बीमारी है जिससे मरीज को बहुत तकलीफ होती है, जो मरीज बचा भी नहीं सकता, क्योंकि मल द्वार में मल त्याग करने में उसको बहुत जलन होती है, खुजली चलती है, चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है। और ऐसे पेशेंट जो को फिशर हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट होते हैं। उनको क्रोनिक फिशर नाम दिया जाता है। ऐसे पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, उनके अंदर अपने को सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो फिशर में होता क्या है कि जब क्रोनिक फिशर बन जाता है तो मलद्वार के नीचे साइड में या ऊपर साइड में 90% में नीचे की साइड में, एनर के नीचे साइड में लोअर पोस्टीरियरली, और 10% ऊपर साइड में एक कट लग जाता है। ऐसा कट लग जाएगा आपको, ऐसा अल्सर टाइप बन जाता है। और इस अल्सर के नीचे मांसपेशियाँ होती है, अल्सर के नीचे मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशी अल्सर के नीचे ऐसे मांसपेशियाँ होती है। अल्सर बन गया, अब अल्सर में जो बनेगा तो उसकी मांसपेशियों की नर्व एंडिंग खुल जाती है, जो नर्व, और वो जब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो संघर्ष होता है कि मांसपेशी चाहती है लेटर ना निकले, मल बाहर ना आए, क्योंकि दर्द होता है, और मल चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ। जब हमने एनफ ट्रीटमेंट प्लान कर दिया 6 वीक तक, 1.5-2 महीने हमने मरीज डॉक्टर का इलाज करके देख लिया, क्रीम लगा ली, लेग्जेटिव ले लिए, लेकिन फिर भी हमारा फिशर ठीक नहीं हुआ है। हमने पूरी एहतियात बरत ली है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक कर लिया हमने। ऐसी स्थिति में हमें ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है कि हमें इस जो मांसपेशी है इसको डिवाइड करना होता है। तो जो फिशर होती है उसके ऑपरेशन होता है फिशरेक्टोमी प्लस LIS सर्जरी, फिशरेक्टोमी विथ LIS सर्जरी। फिशरेक्टोमी मतलब फिशर को निकाल देना, LIS का मतलब लेटरल इंसिजन ऑफ स्फिंक्टर। जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है उसको हम सेलेक्टिवली डिवाइड करते हैं। मतलब हम सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर को डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को नहीं करते हैं, वो सेफ रहता है। इसकी वजह से मरीज को जो मल रोकने की क्षमता बरकरार रहती जैसी पूर्व में थी। एक मिथ है कि अगर आप सर्जरी करा लोगे तो आपको, अगर LI सर्जरी कराओगे तो आपको मल रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी आपको। मैं तो थाउजेंड्स ऑपरेशन कर चुका हूँ, मोर देन 1000-2000, पर ऐसा मैंने किसी एक पेशेंट में भी नहीं देखा है। अगर आपका सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल को सेव किया गया, तो कभी भी आपको इनकॉन्टिनेंस या मल रोकने की क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब इसको LIS को कहते कैसे हैं? एक हम चाकू से ओपन कर सकते हैं, तो ओपन करेंगे, ओपन चाकू से काटेंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग भी होएगी, दर्द ज़्यादा होगा, घाव बड़ा होगा, लेकिन ठीक 100% हो जाएंगे। ठीक तो आप तो उससे भी 100% हो जाएंगे, लेकिन आपको महीने 2 महीने ड्रेसिंग महीने 1.5 महीने या के आसपास ड्रेसिंग करानी पड़ती है, उसमें भी मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब लेज़र, आजकल लेज़र आ गई है। मैंने 2021 से मैं ही लेज़र यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट लेज़र को आए 10-15 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर, जब से लोग लेज़र से भी LIS करते हैं, फिशर का इलाज करते हैं। मैं भी लेज़र का फिशर का इलाज करता हूँ। तो लेज़र का फ़ायदा क्या है? लेज़र में पिन के जैसा फाइबर होता है, ऐसा उसमें लेज़र एनर्जी पास होती है। तो चाकू की जगह हम एक पिन होल से उस लेज़र फाइबर को यहाँ डाल देते हैं, और लेज़र फाइबर पिन होल से यहाँ गया, उसको बाहर खींचेंगे, लेज़र एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे, ट्रांसमिशन देंगे, तो वो फाइबर को सिलेक्टिवली काट देता है। तो फाइबर का डिवीजन बहुत सिलेक्टिव होता है। चूँकि लेज़र 100 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करती है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, होल बिल्कुल छोटा होता है, और मरीज की छुट्टी जल्दी हो जाती है, दर्द भी कम होता है, खून का रक्त का स्राव बहुत मिनिमम होता है, होता ही नहीं है, और दर्द कम होता है, जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी लोग काम पर वापस जा सकते हैं। तो ये लेज़र फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए आजकल लेज़र को प्रेफर करते हैं। तो 2 ही तरीके। तीसरा तरीका कि आप एनल डायलेटेशन कर दो, ऐसे करके उसको पहले पुराने जमाने डायलेट करते थे, क्योंकि उस समय सुविधा नहीं थी। तो डायलेटेशन आजकल क्रूड मेथड है, कोई भी एनल डायलेटेशन नहीं करवाना चाहिए। सिंपल मैनुअल डायलेटेशन, हाथ से डायलेटेशन नहीं करना चाहिए। सर्जन से बोलो आप मेरा LI सर्जरी करो, क्योंकि इसमें फाइबर जो लोड प्रोसीजर जिसको बोलते हैं या डायलेटेशन करते हैं मैनुअली फिंगर से, वो अनकंट्रोल होता है। उसमें आपको दोनों ही उसमें स्फिंक्टर की इंजरी होती है, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। तो उसमें आपको मल रोकने की क्षमता में कमजोरी आने के ज़्यादा चांसेस है जब मैनुअल डायलेटेशन करते हैं। तो मेरा
आपसे निवेदन है, आपने डॉक्टर को बोलिए भाई मेरा LI सर्जरी कीजिए फिशर के लिए, आप डायलिटेशन मत करिए, सिंपल। यही इसके फिशर का ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपको हम 24 घंटे में 12 से 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। 1-2 दिन बाद आप काम पर वापस जा सकते हैं। आपको सिर्फ और चीज़ बात देता है आपने 10 दिन के लिए, एक क्रीम लगानी होती है, एक पेन किलर खाना होता है और ज़्यादा एक एंटीबायोटिक 5-7 दिन के लिए दे दीजिए, बस। उसके बाद आप परफेक्टली ठीक हो जाएंगे। तो ये है फिशर का ट्रीटमेंट। फिशर को रोकने के उपाय मैंने आपको बनाई दी। उसके बावजूद भी फिशर का आपको सर्जरी हो गई, आप ठीक भी हो गए, लेकिन ये सोच लीजिए कि फिर भी आपको कब्जियत मतलब कॉन्स्टिपेशन आपको भगाना है, अवॉइड करना है। आपकी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर कब्जी मतलब मल आपके पेट में भरा रहेगा तो वो सड़ेगा और बहुत सारी और बीमारियाँ आपको पैदा कर सकता है। उसके लिए मैंने बता दिया 37 ग्राम फाइबर पुरुषों को और 27 ग्राम महिलाओं को फाइबर ले जाना चाहिए। उसके लिए आप इसबगोल खा सकते हैं, हरी सब्जी है, सैलेड्स है, बिना छना आटा है, आटा मिक्स आटा खाइए, गेहूँ, चौ, चना और जो भी सोयाबीन वगैरह मिला सकते हैं। अल्टरनेट आप कभी ज्वार का रोटी, कभी आप बाजरे का रोटी, इस तरह की मक्के ऐसे चेंज कर सकते हैं, है ना। मिलेट्स आप खा सकते हैं, मतलब आपने बाजरा भिगो दिया, आपने ज्वार भिगो दी, आपने मिलेट्स आजकल बहुत मेजर में क्या आपको उसको उबाल के जब प्रिपेयर करते हैं उसको फाइबर मेंटेन रहता है, तो वो मिलेट्स आजकल बहुत फेमस है। आप मिलेट्स के पैकेट्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, कहीं भी ग्रोसरी पे वहाँ से ले लीजिए। उसको कैसे उपयोग आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, उससे मिलेट्स का ही आप। उसके अतिरिक्त आप हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स में पानी 3 किलो मिनिमम 3-2.5-3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट का कुछ सेवन कर सकते हैं, उससे आपको जैसे अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो सीजनल फ्रूट्स का उपयोग कर लीजिए। इसके अलावा आपको योगा एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बहुत सारा अम्लता और आते जो सूक्ष्म आता है वो ख़त्म हो जाता है। प्राणायाम आपको करना चाहिए आधा घंटा सुबह। प्राणायाम में लंबी लंबी सांसों की जो प्रक्रिया है वो आप लेडी गूगल पर देख लीजिए, वो कर लीजिए। यही है कब्जी दूर करने की दवा जो आपको हिदायत दी जाती है। दूध 1 गिलास सुबह शाम पी सकते हैं आप, दही 1 सुबह शाम का खा सकते हैं आप, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करेगी। ये मैंने आपको फिशर के बारे में पूरी बात बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरा हॉस्पिटल का नंबर आपको क्लिक करेगा मोबाइल में टिक करेगा, तो उस पर आप मेरा नंबर नोट करके उस पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, या हमारी साइट से कनेक्ट हो सकते हैं, वेबसाइट से, वहाँ से हम आपको जवाब दे देंगे, या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं तो हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर। फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। जब तक धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।